नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना सुबह 7 बजे 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015 के नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार ऊंटों के परिवहन हेतु अब किस अधिकारी को सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है? किस सरकार के द्वारा? अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा। कौन सा अधिनियम? ऊंट अधिनियम 2015। और इसमें किया गया है संशोधन, और इस संशोधन के अनुसार ऊंटों के परिवहन हेतु अब एक अधिकारी है जिनको सक्षम अधिकारी के रूप में जो है वो अधिकृत किया गया। और ये अधिकारी जो है वो आता है आपका उपखंड अधिकारी। कौन सा? उपखंड अधिकारी। और उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीएम। एसडीएम यानी कि उपखंड अधिकारी एसडीएम। और एसडीएम को जो है वो सक्षम अधिकारी के रूप में जो है वो क्या दी गई है? अधिकृत किया गया है। पशुपालन विभाग राजस्थान के अंतर्गत आता है। पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग ने राजस्थान ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 2015 के नियम बनाएगा। राजस्थान के अंतर्गत आता है पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग जो है अधिनियम 2015 के जो है वो नियम बनाएगा, जिसके तहत पशुपालन और गोपालन मंत्री हैं जोराराम कुमावत जी, इनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में नियम बनाने के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नए नियम बनाने के अंतिम रूप जो है वो दिया गया है। इसके तहत ऊंट पालकों को अब राज्यों में ऊंट चराने, डेयरी एवं कृषि कार्य तथा पशु मेले में ले जाना आसान होगा। अधिनियम 2015 के लिए नए नियमों के मुताबिक ऊंट के परिवहन को लेकर जिला कलेक्टर के साथ साथ अब सक्षम अधिकारी के रूप में उपखंड अधिकारी को भी अधिकृत करने पर सहमति बनी है। ऊंट वध रोक अधिनियम, जिसके तहत जब ऊंट को मारने पर जो प्रतिबंध लगाया जा चुका है, राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 2014 में। और इसी के लिए राजस्थान के अंतर्गत ऊंटों की संख्या में बढ़ोतरी, ऊंट के परिवहन, उनके लिए जिला कलेक्टर और अब सक्षम अधिकारी जो है वो है उपखंड अधिकारी, इनको अधिकृत करने पर सहमति बनी है। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि अन्य राज्यों में ऊंट ले जाने को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा के बाद प्रशासनिक अनुमति देने के लिए उपखंड अधिकारी को भी अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की है। पहले जो है वो व्यापार नहीं होता था, अन्य स्टेट में नहीं ले जा सकते थे, लेकिन अब परमिशन लेकर जो है वो आप अन्य स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो ले जा सकते हैं या व्यापार की दृष्टि से कार्य किया जाए। नेक्स्ट आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? किसका? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और इस विभाग का आता है संग्रहालय। और ये संग्रहालय अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत कहां, तो ये बनाया जा रहा है जयपुर में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संग्रहालय कहां? तो जयपुर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर क्षेत्र में संग्रहालय बना रहा है। एएसआई के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मानसरोवर के पटेल मार्ग स्थित कार्यालय के प्रथम तल पर संग्रहालय बनाए जाने का कार्य चल रहा है। विभाग का जयपुर में ऐसा संग्रहालय होगा जिसे हाईटेक तरीके से तैयार किया जा रहा है। संभावना बताई जा रही है कि अगस्त या सितंबर तक इसे पर्यटकों के अवलोकनार्थ जो है वो खोला जा सकता है। कब तक खुल जाएगा ये? अगस्त या सितंबर 2025 तक। राजस्थान के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संग्रहालय अगर पूछे तो जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान फुटबॉल संघ। फुटबॉल संघ द्वारा राजस्थान में पहली बार आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? किसके द्वारा आयोजन हुआ? राजस्थान फुटबॉल संघ के द्वारा। और राजस्थान में यह आयोजन क्या हुआ है? पहली बार आयोजन हुआ है। कौन सा? एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी। और इस अवार्ड के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया, तो यह दिया गया है मार्तंड रैना को। मार्तंड रैना को दिया गया है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के अंतर्गत राजधानी जयपुर, और जयपुर के अंतर्गत अगर हम देखें तो पृथ्वीराज ऑडिटोरियम पर, किस पर? पृथ्वीराज ऑडिटोरियम
ऑडिटोरियम पर राजस्थान फुटबॉल संघ ने अपना पहला वार्षिक उत्सव एवं एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया है। तो राजस्थान फुटबॉल संघ ने अपना पहला वार्षिक उत्सव और एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कहां किया? पृथ्वीराज ऑडिटोरियम यानी कि जयपुर के अंतर्गत किया गया। अब इसी के तहत जो सम्मानित किए गए हैं, बेस्ट जिला फुटबॉल संघ पुरुष में है हनुमानगढ़, बेस्ट जिला फुटबॉल संघ पुरुष में है हनुमानगढ़, बेस्ट जिला फुटबॉल संघ महिला और महिला में बीकानेर, और प्लेयर ऑफ द ईयर प्रोफेशनल मार्क रैना को, और प्लेयर ऑफ द ईयर डोमेस्टिक अल्ताफ हुसैन को, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विशाल कलोसिया को सम्मानित किया गया। ये अवार्ड मिला है। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बेस्ट जिला फुटबॉल संघ पुरुष में हनुमानगढ़, बेस्ट जिला फुटबॉल संघ महिला में बीकानेर, प्लेयर ऑफ द ईयर प्रोफेशनल मार्क रैना को, प्लेयर ऑफ द ईयर डोमेस्टिक अल्ताफ हुसैन को, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विशाल कलोसिया को दिया गया। नेक्स्ट 11 अगस्त 2025, 11 अगस्त 2025 से कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जयपुर का कौन सा कैडेट भारत के युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करेगा? आयोजन कब होगा? 11 अगस्त 2025 से। कहां होगा? कजाकिस्तान में। कौन सा? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में राजस्थान के किस जिले का? तो जयपुर जिले का एक कैडेट यानी कि व्यक्ति जो भारत के युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, इसका नाम आता है नमन चौधरी। क्या आता है? नमन चौधरी नाम आता है। नमन चौधरी जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, और नमन चौधरी 11 अगस्त 2025 से इस कार्यक्रम में भारत के युवा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भाग लेंगे और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। एनसीसी महानिदेशालय दिल्ली और इसकी ओर से YEP यानी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की सूची जारी की गई, जिसमें नमन का नाम प्रथम स्थान पर शामिल किया गया। नमन YEP के लिए यानी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए 2 अगस्त से यानी कि 2 अगस्त आज से दिल्ली में महानिदेशालय और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी लेंगे, जहां उन्हें देश की राष्ट्रीय योजनाओं और विदेश नीतियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट टोंक जिला। टोंक जिले में बनास नदी पर किस बांध में 30 जुलाई 2025 से पहली बार जल संग्रहण शुरू हो गया है? अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के अंतर्गत टोंक नवाबों का शहर, कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी में 30 जुलाई 2025 को पहली बार जल संग्रहण का जो है वो कार्य शुरू किया गया है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत बनास नदी टोंक जिले में एक बांध आता है, जिसके अंतर्गत नाम आता है आपका इसरदा बांध। इसरदा बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर है। किस जिले में है? टोंक जिले में है। 30 जुलाई 2025 को पहली बार जल संग्रहण कार्य शुरू है। यह बांध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत निर्मित हुआ है। बांध में पानी भरने की शुरुआत को लेकर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने प्रसन्नता जताई। बांध के निर्माण के बाद यह पहला मौका है जब इसमें जल संग्रहण किया जा रहा है। फिलहाल पहले चरण में 253 RL मीटर तक जल संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में प्रति सप्ताह 0.6 फीट की दर से जल भराव किया जा रहा है और इसी रफ्तार से 15 सितंबर तक बांध को उसकी निर्धारित क्षमता तक भरने की योजना है, यानी कि 15 सितंबर तक ये भर जाएगा। इसरदा बांध से टोंक जिले के 1068 और सवाई माधोपुर के 117 गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो राजस्थान के अंतर्गत टोंक जिला, टोंक जिले के अंतर्गत बनास नदी पर है इसरदा बांध। इसरदा बांध से 1068 टोंक जिले के अंतर्गत और सवाई माधोपुर के 117 गांवों के अंतर्गत जो है वो क्या किया जाएगा? ये कार्य किया जाएगा, यानी कि पेयजल आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी की शुरुआत कहां की गई है? किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी, और इस गर्ल्स अकादमी की शुरुआत तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है आपका जावर। और जावर अगर पूछे है कहां
तो जावर आता है आपका उदयपुर में। जावर कहाँ है? उदयपुर में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके द्वारा राजस्थान के अंतर्गत आता है जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी, और इसकी शुरुआत अगर देखें तो शुरुआत हुई है जावर, और जावर है कहां? उदयपुर में। यह उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित गर्ल्स फुटबॉल अकादमी है, और इस अकादमी की हिंदुस्तान जिंक और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सहयोग से शुरुआत की गई है। तो हिंदुस्तान जिंक और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सहयोग से उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित गर्ल्स फुटबॉल अकादमी कहां? जावर, उदयपुर में। हिंदुस्तान लिमिटेड के द्वारा जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी की शुरुआत कहां से? तो जावर, उदयपुर। इस अकादमी में 20 लड़कियों को अंडर 15 आयु वर्ग में चुना गया है, और बाद में 7 लड़कियों को शामिल करने की योजना है। इसके साथ ही आवासीय बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जा रहा है। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2025। 27 जुलाई 2025 को राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? कब? 27 जुलाई 2025 राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ, और इसका अध्यक्ष अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया हमारे राजस्थान के अंतर्गत ललित कुमार कलाल को। ललित कुमार कलाल को राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ का नया अध्यक्ष बनाया है। कब बनाया है? 27 जुलाई 2025 को। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के जयपुर में राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में बांसवाड़ा के ललित कुमार कलाल अध्यक्ष बने हैं। टोंक के यश प्रताप सिंह मानद सचिव तथा जयपुर के डॉक्टर मनीष अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा लोकेश शर्मा कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर देखें तो नाम आता है राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ। इसमें अगर देखें तो अध्यक्ष है ललित कुमार कलाल, और अगर पूछे कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष तो यश प्रताप सिंह और अपने मानद सचिव, और डॉक्टर मनीष अग्रवाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और लोकेश शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी उपस्थित थे, और राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो अनिल व्यास जी हैं। कौन है? अनिल व्यास। नेक्स्ट, 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025 को इंदौर में संपन्न सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने 2 वर्गों में खिताब अपने नाम किए? हमारे राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 31 जुलाई 2025 इंदौर में एक आयोजन हुआ था सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप, और इसमें राजस्थान के अंतर्गत 2 खिलाड़ी आते हैं जिनमें नाम आता है आपका, एक तो आ जाता है सुभाष चौधरी का। क्या नाम आता है? सुभाष चौधरी का नाम आता है, और दूसरे खिलाड़ी जिसका नाम आता है दिव्यांशी जैन। नाम आता है दिव्यांशी जैन। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंदौर में 31 जुलाई 2025 को संपन्न हुए सेंट्रल इंडिया स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने प्रभावी प्रदर्शन करते हुए 2 वर्गों के खिताब अपने नाम किए, जिसमें राजस्थान की दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर 13 वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र की सनाया राय को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो दिव्यांशी जैन गर्ल्स अंडर 13 वर्ग के अंतर्गत, और सुभाष चौधरी की बात करें तो सुभाष चौधरी ने फाइनल में महाराष्ट्र के रचित शाह को हराकर अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया। तो सुभाष चौधरी अंडर 19 और दिव्यांशी जैन अंडर 13। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य ओपन निशानेबाजी चैंपियनशिप की ट्रेप स्पर्धा में किस जिले की मैत्रीय सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है? कौन सी? राजस्थान राज्य ओपन निशानेबाजी चैंपियनशिप, और इसके अंतर्गत एक स्पर्धा आती है ट्रेप स्पर्धा, और ट्रेप स्पर्धा में राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है जिसका नाम आता है जयपुर, और जयपुर की रहने वाली है मैत्रेयी सिंह।
और मैत्रेयी सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। जगतपुरा शूटिंग रेंज पर संपन्न हुई राजस्थान राज्य ओपन निशानेबाजी चैंपियनशिप, इसकी ट्रैक स्पर्धा में जयपुर की मैत्रेयी सिंह ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है। मैत्रेयी सिंह ने यह सफलता जूनियर कैटेगरी में हासिल की है, यानी कि किस कैटेगरी की है? जूनियर की। लेकिन सीनियर में मैत्रेयी ने सिल्वर पर निशाना साधा था और पिछले साल भी मैत्रेयी ने जूनियर में गोल्ड मेडल जीता था। तो जूनियर में तो स्वर्ण और सीनियर में सिल्वर मेडल जो है वो इसने जीता और या जीतने की बात आती है। नेक्स्ट, प्रदेश के प्रत्येक जिले के जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के उपचार और देखरेख के लिए किन वार्डों की स्थापना की जा रही है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी न्यूज़पेपर में काफी चर्चा में है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक वार्ड बनाए जा रहे हैं जिनका नाम आता है रामाश्रय वार्ड। कौन सा? रामाश्रय वार्ड जो है वो बनाए जाने की बात आती है, या रामाश्रय वार्ड जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, बनाए जा रहे हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत प्रत्येक जिले के अंतर्गत जिला हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटलों के अंतर्गत जो वृद्धजन हैं उनके उपचार और देखभाल के लिए तो राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वृद्धजनों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल में एक जीरियाट्रिक्स वार्ड और जीरियाट्रिक्स मशीन जो है वो शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा जिला अस्पतालों में वृद्धजनों को इसकी सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो चुका है और ये वार्ड आईसीयू वार्ड में 10 बेड का वृद्धजन बेड में तब्दील कर रामाश्रय वार्ड बनाया गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत वृद्धजनों के लिए जो है 10 बेड का वृद्धजन बेड जो है वो रामाश्रय वार्ड के नाम से जाना जाता है। राजकीय जिला अस्पताल में रामाश्रय में वृद्धजनों के उपचार और देखभाल की विशेष विशेषताएं की गई है। 10 फोल्डर बेड लगाए गए, इनमें से 5 बेड महिला और 5 बेड पुरुषों के लिए आरक्षित है। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जोधपुर की जेवलिन प्लेयर उमा चौधरी ने अमेरिका में आयोजित हुई विश्व पुलिस खेलों एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 47.86 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर था स्वर्ण पदक। ठीक है, काफी कैंडिडेट ने इसका आंसर सही दिया है। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है और क्लास कैसे लगती है ये भी आप मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।